हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्पेसिएशन के बारे में। ये चैप्टर 1 NIOS बायोलॉजी की क्लास 12th का चैप्टर पार्ट 4 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ स्पेसिएशन। एकदम डिटेल में समझा दूंगा आपको कि आपके दिमाग में से फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बाहर निकल कर जाएगा नहीं कहीं। अगर आप कभी अपने जो बैचलर्स करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा और जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, बट जितना हो सकता है कि अगर आप यहाँ से समझ गए ना तो एक बार यहाँ से समझ ले तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, प्रॉब्लम आप नहीं फेस करेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा। अभी जो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द स्पेसिएशन। ठीक है, क्या होता है स्पेसिएशन, इसके टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ दी बायोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में जो है ना 2 वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आ पाऊँ। ठीक है, जो ज्योग्राफी की वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूस रहेंगी, जैसे आ रही हैं वैसे ही आते रहेंगे, और जो पॉलिटी की वीडियोज़ हैं वो भी। ठीक है, जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट होगी मैं वर्ल्ड की जो मैप सीरीज़ है वो कंप्लीट कराना चालू कर दूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, और क्योंकि आपकी जो NIOS की जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, बायोलॉजी का मे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और मे भी सेम रहे, क्योंकि काफ़ी बड़ी है बायोलॉजी वैसे तो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इटसेल्फ ही। ठीक है, और देखिए आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट मुझे करानी है, पॉलिटी भी आपको मुझे ही कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, धीरे धीरे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए बस। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि 2 से 3 वीडियो हफ्ते के अंदर लेकर ज़रूर आ सकता हूँ बायोलॉजी की। ठीक है, और जो ज्योग्राफी की वीडियो हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे आ रही हैं, और पॉलिटी की वीडियोस हर अल्टरनेटिव डे पर। ठीक है, एक के बाद एक। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। ठीक है, चलिए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? स्पेसिएशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम स्पेसिएशन कि स्पेसिएशन क्या है। ठीक है, और जो चैप्टर है हमारा पहला है, इसका पार्ट 4 है ये। जो पार्ट 5 आएगा उसमें मैं क्लासिफिकेशन डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा भी, और आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ समझानी है। मे बी 1 घंटे की वीडियो उसमें हो सकती है। ठीक है, पॉलिटी है, सॉरी बायोलॉजी है, यहाँ पर सारी चीज़ें थ्योराइज चलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली जो है जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं जो इमेजेस हैं वो ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बायोलॉजी जब थ्योरी है ना तो यहाँ पर प्रैक्टिकल की बातें थोड़ी सी नीचे पड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट हो गया तो वहाँ पर तो प्रैक्टिकलिटी दिखाई दी जाती है कि सारी चीज़ें जो है ना एकदम एट द टिप हो जाती हैं, लाइक हमारे सामने ही हैं। मगर बायोलॉजी थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें डीप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ आपको जानने के बारे में मिलेंगी जो लिविंग वर्ल्ड है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारी धरती पर जितना भी लिविंग वर्ल्ड है तो उसके बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अभी चालू करते हैं स्पेसिएशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन एक टर्म है। ठीक है, जैसे जैसे नई नई जो स्पीसीज़ का एवोल्यूशन होता रहता है, लाइक एक के बाद एक नई नई स्पीसीज़ आती रहती हैं, तो इस एवोल्यूशन को कहते हैं, इस एवोल्यूशन को द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। मगर ये नहीं कि एक पर्टिकुलर वे है, लाइक हमको यहाँ एक पर्टिकुलर स्थान से यहाँ पर जाना है तो यही रास्ता है जाने का, नहीं। वो रास्ता इधर से भी जा सकता है, वो रास्ता इधर से भी जा सकता है, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होकर भी जा सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एवोल्यूशन किसी भी प्रकार से हो सकता है, मगर एक जब नई स्पीसीज निकल कर आती है, क्योंकि इवोल्यूशन जो होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, मगर स्पेसिएशन एक जो स्मॉल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है जिसमें हमें नई नई स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको अगर समझाऊँ, जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर ए है, ये एक बंदा है ए। ठीक है, मानकर चलिए ये ए है। अब इसने क्या करा, ये आगे चला, ये इवॉल्व होएगा। अब ये इस तरीके से भी इवॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी इवॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी इवॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर एक नई स्पीसीज जनरेट लेती है, लाइक इसका नया फॉर्म जनरेट हो जाता है। इसके जो बच्चे हैं उनमें कुछ अलग तरीके के ट्रेट्स जो है ना, करेक्टर्स जो हैं उनके सिकल वगैरह या कुछ का जो
चरित्र वगैरह अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, उनकी जो हाथ वगैरह हैं वो भी अलग तरीके के हैं, तो सारी चीज़ें हमें अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं। इवॉल्व होते हैं, उनमें और समझदारी आ जाती है, इंटेलिजेंसी किसी और प्रकार की होती है, लाइक हमारी अपेक्षा वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जब इवॉल्व होती हैं ना, लाइक छोटे ही पल में जब इवॉल्व हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं स्पैसिएशन। अब इवोल्यूशन धीरे 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 वही सारी चीज़ें जो दूसरी स्पीसीज़ हैं, इसी की दूसरी जो जनरेशन है वो धीरे धीरे एक्वायर कर रही हैं, धीरे धीरे आगे जाकर ये सारा आगे जाकर समझेंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट जो स्पैसिएशन होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है और उसी को बोलते हैं जो है स्पैसिएशन, ठीक है। चलिए, मगर ये ग्रेजुएट जो जब इवोल्यूशन होता है ना, उसी दौरान स्पैसिएशन होता है, ठीक है, नई नई स्पीसीज़ का निर्माण, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पैसिएशन, ठीक है। अब जो स्पैसिएशन है वो दो प्रकार का है, एलोपैट्रिक स्पैसिएशन और दूसरा है हमारा कौन सा है, सिम्पैट्रिक स्पैसिएशन। बट फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं एलोपैट्रिक स्पैसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी जब आप यहाँ पर पढ़ लेंगे ना ये सारी चीज़ें, तो आगे चलकर जब आप बैचलर्स करेंगे या फिर जब MBBS करेंगे तो वहाँ पर भी आपके ये बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि देखिए अब आप क्या है कि अपने जो NIOS जब आप कर रहे हैं तो उसके बाद से जो है ना फिर आप MBBS के लिए एंट्रेंस, जो नीट का एंट्रेंस होता है, उसके लिए भी आप अपेयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं उसमें और जो अपना ड्रीम है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। पता है एक चीज़, जैसे कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती हैं और वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर जो NIOS है यहाँ से आप एक मौका पा सकते हैं और यहाँ से भी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने जो सपने हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ में कभी भी काश नहीं लगना चाहिए। एक इसी तरीके की एक छोटा सा शेर है, ठीक है, वो इस प्रकार से है कि काश नहीं है, हाँ सही है, यही तो मेरा इनाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो इसीलिए ज़िंदगी में अगर काश लग जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें मतलब रुक जाती हैं कि काश ऐसा होता, कि काश ऐसा होता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ चीज़ नहीं करी ना अपनी लाइफ में तो उसको छोड़ ही दीजिए, उससे फिर अपने नाते तोड़ लीजिए सारी चीज़ें कि हाँ ये मेरी थी नहीं, मैं इसके लायक नहीं था ना, ये वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो मेरे लायक नहीं थी। ये एटीट्यूड आपको बनाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अभी आप शायद से 12वीं क्लास कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। एलोपैट्रिक स्पैसिएशन किसको बोलते हैं, देखिए बीच बीच में थोड़ी सी जो है ना ये क्या बोलते हैं इनको, थोड़ी सी फ़िलासफ़िकल बातें और ज्ञान ध्यान वाली बातें होती रहनी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नहीं डिस्कस करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए एलोपैट्रिक स्पैसिएशन जब होती है, देखिए जब कोई एक पर्टिकुलर बैरियर बीच में आ जाता है, और जो जैसे कि मानकर चलिए ये है, यहाँ पर ये दो भाई रहते थे A और B, ठीक है, A और B दो भाई रहते थे। अब ये बहुत ही तगड़ा वगड़ा, तो दोनों ही तगड़े इंसान थे, ठीक है। और मगर इनको जो टेम्परेचर चाहिए था ना वो तकरीबन 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, जिसमें ये दोनों सर्वाइव कर सकते थे। अब ऐसा क्या होता है कि जब धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होने के साथ साथ जो है ना धरती अपना, आपको तो पता ही है कि जो हमारी नॉर्दर्न प्लेट है, सॉरी जो इंडियन प्लेट है, वो धीरे धीरे जो यूरेशियन प्लेट है उसमें सट रही है, यानी लग रही है। और धीरे धीरे हमें ये भी पता चलता है कि जो हिमालयाज़ हैं, यानी जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ये तो पता है ना आपको। तो ऐसे ही चीज़ें जब इवॉल्व होती हैं ना चीज़ें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों भाइयों के बीच में जो है ना एक माउंटेन खड़ा हो गया, तो इनको डिवाइड कर दिया। या फिर मान लीजिए ये जो A है इसने क्या करा कि अपनी टिकट बुक कराई और ये जो है ना चला गया स्वीडन रहने के लिए चला गया, ठीक है, स्वीडन रहने चला गया, या फिर रसिया चला गया, मॉस्को चला गया, ठीक है, डेनमार्क चला गया, फिर ग्रीनलैंड, अलास्का, कोई भी कनाडा वगैरह जहाँ मर्जी चला गया, ठीक है। अब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो तो सूटेबल है 26 का ये, ठीक है, इसे टेम्परेचर चाहिए था। मगर धीरे धीरे जब ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया। अब उससे क्या हुआ कि ये जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता था, ठीक है। अब इसने क्या करा, अपने टिकट बुक कराया फ्लाइट का और ये चला गया कनाडा या फिर कहीं और। वहाँ पर उसको जो है ना इसको जो है ना 26 डिग्री टेम्परेचर ही मिलता है। अब उसके बाद ये जो B बचा है, अब ये इस B ने ये यहाँ पर रहा इंडियन प्लेट पर, और इंडियन प्लेट पर जब रहने के बाद इसने देखा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा स्टेडीली इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये कहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर इसके अंदर अडेप्टेशंस आती गई। अब इसने जो है ना ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था ना 26 से
तकरीबन 42 तक पहुंच गया। अब ये जो बी है इसने इस टेम्परेचर में रहना सीख लिया ना, तो इसके अंदर कुछ नई नई ट्रेड्स बदलाव आ गए, बहुत सारे बदलाव आए। इसका स्क्रीन कलर जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी ज़्यादा धूप पड़ती है वहाँ का जो स्किन टोन होती है वो डार्क होती है, ठीक है। अब ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर बी के अंदर देखने के लिए मिले, मगर जो ए था वो एज इट इज़ रहा जैसा वो पहले रहा करता था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके के बैरियर, चाहे वो डिस्टेंस का हो, चाहे फिर वो आइसोलेशन का हो, चाहे फिर वो फिजिकल कोई भी बैरियर हो, उससे जो क्रिएट होता है ना, वहीं से जो नई स्पीसीज़ हैं वो जन्म लेती हैं। जैसे कि बी के अंदर जो नई नई ट्रेड्स आई ना, नई नई चीज़ें हैं उभर कर आई, ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ बी। अब इसके बाद इसकी जो प्रोजेनी होगी, यानी बच्चे जितने भी होंगे, अब उनमें भी ये सारी ट्रेड्स पाई जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे जो होंगे वो भी जो 42 डिग्री टेम्परेचर है ना उसको सह पाएंगे, सिंपल सी बात। मगर जो ए के बच्चे होंगे उनको अभी भी 26 डिग्री टेम्परेचर ही चाहिएगा, वो अभी भी 42 डिग्री टेम्परेचर नहीं सह पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि आइसोलेशन बैरियर हो सकता है, ठीक है, कहीं भी अकेले रह जाएं फिर दूसरी जगह चले जाएं, ऐसे भी बैरियर्स हो सकते हैं। आइसोलेशन आफ्टर एन इवेंट, लाइक कोई एक इवेंट हुआ, लाइक हिरोशिमा नागासाकी में एक बम गिरा था, यानी एटॉमिक बम यूएसए के द्वारा 1945 में, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आए, लाइक जो वहाँ पर जो बच्चे थे ना वो थोड़े से डिस्टिंक्टिवली जो जन्म लेने लगे, ठीक है। वहाँ पर डिस्टिंक्ट जो बच्चे थे, यानी अलग अलग तरह के जो बच्चे थे वो जन्म लेने के, उनके अंदर कुछ जो जेनेटिकली जो ना जो डिसरप्शन पाई गई या फिर कुछ सुधार हुआ, तो ऐसे ही सारी चीज़ें, यानी म्यूटेटेड बच्चे जिन्हें हम म्यूटेंट्स बोलते हैं वो भी जन्म लेंगे, यानी इन द सेंस उनके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं थी। मैं एक बात कह रहा हूँ जस्ट समझने के लिए कि वहाँ पर जो ना अलग अलग तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ पर हमें देखने के लिए मिली, ठीक है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर कुछ जो चीज़ें थी पहले जितनी भी हरियाली थी वो तबाह हो गई, वहाँ पर फिर अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हों, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उस रेडिएशन से प्रभावित हुए, फिर उनके अंदर जो रेडिएशन की उससे क्या हुआ कि जो है जो बच्चे थे वो डिसेबल जन्म लेने लगे, ठीक है, डिसेबल रहने लगे। तो उससे हमें देखने के लिए मिला कि एक इवेंट ने कहीं ना कहीं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में ये भी कहीं ना कहीं जो है भागीदार है कि आइसोलेशन आफ्टर एन इवेंट, एक इवेंट के बाद जब चीज़ें उभर कर आती हैं सामने हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आइसोलेशन बाय सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन तो मैंने आपको बता दिया, दो भाई सेपरेट हो गए, और बाय डिस्टेंस, अब दोनों की डिस्टेंस भी, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब देखिए डिस्टेंस का तो यहाँ पर एक एग्जांपल है स्क्विरल स्पीसीज। अब हम स्क्विरल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए सब में वेराइटी है ना, अलग अलग हमें देखने के लिए मिल रही हैं, देखिए, है ना। तो यही सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि कहीं ना कहीं जब इंसान, अब आप ही मान कर चलिए कि अगर आप लोग या फिर मैं ही मान लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ से अभी दिल्ली में अगर मैं रह रहा हूँ, मान कर चलिए दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो समर में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर वहीं पर मैं दिल्ली छोड़ देता हूँ और दिल्ली छोड़ने के बाद अगर मैं अलास्का चला जाता हूँ, अलास्का जाने के बाद वहाँ के टेम्परेचर में अगर मैं घुल मिल जाता हूँ, तो मेरे जो बच्चे होंगे फिर वो वहीं के टेम्परेचर को अडॉप्ट कर पाएंगे, ना कि फिर दिल्ली के टेम्परेचर को, ठीक है। फिर वो क्या कहेंगे, पापा पापा गर्मी लग रही है, पापा पापा गर्मी लग रही है, ये वो फलाना नहीं। देखिए मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा आप सीरियस मत लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं। अब सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये पोलर बियर है, पोलर बियर बोलते हैं ना, ये मादा, ठीक है, ये इनकी मम्मी और ये दोनों बच्चे, ये अप्पुन और ये डप्पुन, ठीक है, ये दोनों डप्पुन। अब ये अप्पुन जो है, ये मादा जो है, यानी ये मानकर चलिए ये अप्पुन, ये डप्पुन, ये सप्पुन जो है, सप्पुन इनकी मम्मी है अप्पुन और डप्पुन की, ठीक है। अब ये जो अप्पुन और डप्पुन की मम्मी है ये कहती हैं कि बेटा बेटा चलो, अब मैं आपको जो है ना आपके दादाजी के घर लेकर चलती हूँ, वो कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब ये अप्पुन और डप्पुन कहते हैं हाँ मम्मी बहुत मज़ा आएगा, चलो 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 चलो। अब ये चले तो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ से ये वापस नहीं आ पाते, तब इनका हाल पता कैसा होता है, इनका हाल होता है कि
ये सपुन, ये अपुन और ये डप्पुन, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ें जस्ट समझाने के लिए, ये साउथ अफ्रीका में आपको स्पीसीज़ मिलती है जिसे हम वाइल्ड बियर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीसीज़ मिलती हैं इसको बोलते हैं पोलर बियर। तो ये कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट के साथ नेचुरली सिलेक्टेड है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचुरली सिलेक्टेड है और यहाँ पर ये नेचुरली सिलेक्टेड है, ठीक है। ये अफ्रीका के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और ये जो है ये अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे एनवायरनमेंट में आराम से रह सकते हैं। क्या ये रह सकते हैं? नहीं। क्या ये रह सकते हैं इनकी जगह पर? नहीं। तो दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी कैसा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में सेपरेशन और या फिर डिस्टेंस में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेनेटिक बैरियर्स काम करते हैं, ना कि कोई फिजिकल बैरियर। यहाँ पर फिजिकल बैरियर का तो कोई काम ही नहीं होता, यानी मैं इन बैरियर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आइसोलेशन का हो, चाहे फिर वो एक इवेंट के बाद हो, चाहे फिर वो सेपरेशन के बाद हो, चाहे फिर वो डिस्टेंस के बाद हो। यहाँ पर अगर बैरियर क्रिएट होगा तो फिर वो होगा एक जेनेटिक बैरियर। लाइक पॉपुलेशन, अब मानकर चलिए ये जो है, ये मानकर चलिए ये वाला देखिए आप, ये सपुन थी, ये अपुन, ये डप्पुन, ठीक है। अब ये डप्पुन और अपुन है ना, ये धीरे धीरे इनके अंदर जेनेटिकली चेंज आते हैं और ये एक ऐसे बन जाते हैं कि ये दोनों एनवायरनमेंट में रह सकें, फिर ये जो है ना एक पर्टिकुलर, लाइक मानकर चलिए कि ये इनके अंदर जो ना कुछ चेंजेस आते हैं और ये ना तो ज़्यादा गर्मी वाले स्थान में रह सकते हैं और ना ही ज़्यादा ठंड वाले में। इन्हें मॉडरेट जो है ना टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्हें ये टेम्परेचर चाहिए। अब इसके लिए ये फिर जो पर्टिकुलर अपुन और डप्पुन है, जब ये दोनों मॉडरेट टेम्परेचर के साथ यूज टू हो जाएंगे, फिर ये जो है ना तो पोलर बियर, जहाँ पर पोलर बियर इनके जो लाइक जो फीमेल पार्टनर जो होगी जो पोलर बियर में रहती है, या फिर एक फीमेल पार्टनर जो फिर जो अफ्रीका में रहती है, उनके साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं। जब ये उनके साथ मीटिंग नहीं कर सकते तो किनके साथ मीटिंग करेंगे? जो इनके जैसे होंगे, जो मिड लैटिट्यूड में रहते होंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जेनेटिकली चेंज होती हैं। अब ये जो चेंज आते हैं ना, वो ग्रेजुअली आते हैं, ना कि एक साथ ही, ठीक है। अब ये जेनेटिक चेंज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? देखिए, एप्पल मगोटाज एक जो है ना, द एप्पल मगोटा एक इंसेक्ट है। वो पहले क्या करते थे, एप्पल जैसे फ्रूट पर दिखने वाले फ्रूट पर वो पहले ब्रीडिंग करा करते थे। अब वहाँ से कुछ जो फ्लाइज थी वो उठकर जो है ना एप्पल के ऊपर आकर वहाँ पर ब्रीडिंग करना चालू कर देती हैं। तो जो पहले एप्पल जैसे फ्रूट पर दिखने वाले फ्रूट पर ब्रीडिंग करा करती थी, वो कुछ तो फ्लाइज वहीं पर रहीं, कुछ जो इंसेक्ट थे एप्पल मगोटाज वहीं पर रहे, मगर कुछ जो है ना एप्पल पर आकर वहाँ पर ब्रीडिंग करने लगे। तो यहाँ पर एप्पल की कुछ ट्रेड्स अलग हैं और जो एप्पल जैसे फ्रूट दिखने वाला है वो उसके कुछ ट्रेड्स अलग हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो, मुझे फ्रूट का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो एप्पल जैसा दिखने वाला जो फ्रूट था वहाँ पर जो ब्रीडिंग करा करती थी, उनकी जो ट्रेड्स थी जो पहले थी वो तो सेम रही, मगर जो वहाँ से उठकर एप्पल पर आई थी ना, उनमें कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं उनमें, तो ऐसे ही जेनेटिकली चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कहाँ पर आता है? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जेनेटिक चेंजेस कैसे आते हैं? देखिए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है, मगर फिर भी जो ना हमें कुछ में ही चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी ना तो फिजिकल बैरियर काम करता है, ना ही कुछ आइसोलेशन काम करता है, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस का हो चाहे किसी का भी हो, मगर यहाँ पर जेनेटिकली सब में चेंज आते हैं। लाइक ये है एक पॉपुलेशन का दरिया, ठीक है, यानी एक जो पॉपुलेशन का ग्राउंड जहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है, इसके अंदर ही रहती है, ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक है। मगर इनमें से कुछ में जो है ना चेंज आ जाते हैं, जेनेटिकली चेंज आते हैं, वो अलग दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिकली चेंजेस, जेनेटिक बैरियर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे ही बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कैसे होता है? देखिए, जब जेनेटिकली चेंजेस होते हैं ना, तो वो इस प्रकार से होते हैं। पहले तो जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। अब वहीं पर जब मीटिंग होगी तो हमें क्रोमोसोम्स जो है ना अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। यानी यहाँ पर तो नॉर्मल गैमेट है और यहाँ पर अनरिड्यूस्ड गैमेट है। यहाँ पर रिड्यूस होने चाहिए थे, यहाँ पर 2 आने चाहिए थे गैमेट्स, मगर यहाँ पर कितने आ गए? 4 गैमेट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिकली चेंज हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रहे, ठीक है, नॉर्मल गैमेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल गैमेट्स का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं
वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं अपनी नॉर्मल जो क्षमता है, यानी 2 जो क्रोमोसोम्स यानी गैमेट्स आने चाहिए थे, ठीक है, अब वो आगे आकर जो है ना चारों ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ये फिर जब दोनों मीटिंग होगी तब इसके बाद जो एक पॉपुलेशन बनेगी, एक जो प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग बनेगी वो अलग बनेगी। यहाँ पर हाइब्रिड चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 3 गैमेट्स तो इसके आ गए, ठीक है, मगर 4 के 4 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर जो है क्या है, कितने गैमेट्स आ गए, 7 आ गए ना पूरे के पूरे। इसलिए ये कहीं ना कहीं पॉलीप्लॉइड कहलाते हैं। पॉलीप्लॉइड यानी जहाँ पर गैमेट्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, अपनी जो इक्वल अमाउंट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, उसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइड, ठीक है। दिस यूजुअली सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ पॉलीप्लॉइड। अब पॉलीप्लॉइड क्या होता है, पॉलीप्लॉइड एक म्यूटेशन है जिसमें जो है ना नॉर्मल डाइप्लॉइड नंबर जो होता है वो इंक्रीज होकर जो क्रोमोसोम नंबर होता है या तो डबल हो जाता है या फिर ट्रबल हो जाता है या फिर अनगिनत हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इरेगुलरिटीज़ के कारण चेंजेस आने लग जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, अब ये जो पॉपुलेशन बनकर आएगी ना आगे चलकर ये पॉपुलेशन बनकर आएगी यहाँ से यहाँ तक की, जिनमें गैमेट्स की संख्या ज़्यादा है, वो जो है ये जो नॉर्मल बंदे जिनके जो डिप्लॉयड गैमेट्स हैं उनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है, यानी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको थोड़ा सा पिक्टोरियोग्राफिक की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर हम समझेंगे। ये देखिए एलोपैट्रिक ओरिजिनल पॉपुलेशन, मगर यहाँ पर कुछ बैरियर के कारण क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, यहाँ पर बैरियर काम करते हैं, फिर एक नई स्पीसीज का निर्माण हुआ। सिम्पैट्रिक में क्या हुआ कि इस पॉपुलेशन के अंदर ही कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस आए, फिर जेनेटिकली चेंजेस अलग जो स्पीसीज बनी, फिर हमें आगे चलकर देखने के लिए मिलती है एक नई स्पीसीज विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए ये आपको बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर देखिए एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इस प्रकार की बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर तो फिजिकल बैरियर है, ठीक है, यहाँ पर जेनेटिकली सब एक साथ मिक्सिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है कि जो पॉलीप्लॉइड सेक्शन है पॉपुलेशन, ये फिर अनेबल हो जाएगी, मतलब कर नहीं पाएगी, यानी मीटिंग और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी अपनी जो डाइप्लॉइड जो एंसेस्टर्स थे ना उनके साथ, ठीक है, जो अलग स्पीसीज थे। अब ये जो नई स्पीसीज उभर कर आई है, ये वाली देखिए, ये वाली जो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, ये वाली जो स्पीसीज है वो अपने जो स्पीसीज़ हैं उन्हीं के साथ जो ब्रीड कर सकते हैं, उन्हीं के साथ मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ इंटरब्रीड यानी हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना कभी कभी माइंड स्लिप हो जाता है, तो इस बात के लिए आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। अब देखिए मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन तो आपको पता ही है, ठीक है। वेरिएशन हमें देखने के मिलते हैं, वेरिएशन तो खैर मैंने अलग से पढ़ा दिया था वेरिएशन क्या है, मगर फिर भी वेरिएशन, स्पेसिएशन, एवोल्यूशन में होने वाले सडन चेंजेस जो छोटे ही समय में हो जाते हैं और एक नई स्पीसीज को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एक्सेप्टेड मॉडल हैं स्पेसिएशन के, दैट इज़ द फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म मॉडल, ठीक है, और दूसरा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। अब फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म मॉडल जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमें जो इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है ना ये बहुत मतलब स्लो होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें स्लो होती हैं मगर स्टडी होती हैं, हो रही होती हैं, रुकती नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आगे चलकर ये इवोल्यूशन हो जाता है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म मॉडल में क्या होता है कि एक नई स्पीसीज का निर्माण होता है आगे चलकर, ठीक है। और वहीं पर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि यहाँ पर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में शुरुआत में तो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं मगर उसके बाद जो स्पीसीज है ना वो कंटिन्यूस रहती हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो स्पीसीज एक बार शुरुआत में ही इवॉल्व हो गई ना फिर वो आगे तक चलती रहेगी, मगर हमें यहाँ पर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म मॉडल में धीरे धीरे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें अब देखनी है किससे, पिक्टोरियोग्राफिक के थ्रू, ठीक है। देखिए अब ये जो मॉडल है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर सजेस्ट करा गया था इसको पैलेंटियोलॉजिस्ट जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, निल्स एल्डरेज एंड स्टीफन जॉय गोल्ड, ठीक है।
ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन साइंटिस्ट है उनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन की सुना दिया था, ये वो वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, पीछे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए चेंजेस, ग्रेजुअलिज्म में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हैं ये। मगर यहाँ पर जब हम पंक्चुअल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पर शुरुआत में तो हमें चेंजेस देखने के लिए मिले, मगर फिर बाद में जो स्पीसीज़ है ना वो कंटिन्यू रही हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो स्पीसीज़ हैं जो उभर कर आई शुरुआत में ही, फिर ये आगे तक भी कंटिन्यू रहेंगे बहुत समय तक, जब तक अदर चेंजेस नहीं आ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है, यहाँ से समझ लीजिए या फिर यहाँ से समझ लीजिए, ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। चलिए अब हार्डी विंगबर्न ने एक इक्विलिब्रियम दिया था। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर एक टर्म है दैट इज़ दी पेनेमिक्टिक पेनेमिक्टिक का मतलब क्या होता है? पेनेमिक्टिक का मतलब यही होता है कि अब देखिए काफ़ी सारी पॉपुलेशन है यहाँ पर, अलग अलग हमें स्पीसीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं हमारी अर्थ पर। अब उसमें से कुछ स्पीसीज़ होती हैं असेक्सुअल, कुछ स्पीसीज़ होती हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब जो असेक्सुअल होती हैं वो सेक्सुअली जो अपना पार्टनर ढूंढती हैं, फिर उसके बाद उनकी मीटिंग होती है, फिजिकली जो वो है एक होते हैं, फिर उसके बाद क्या है उनकी प्रोजेनिक जन्म लेती हैं, ठीक है, उनके बच्चे जन्म लेते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ह्यूमन में क्या होता है, हम रैंडमली जो अपना पार्टनर है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में। हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या है कि जो जीन्स हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है, एट रैंडम, और इस रैंडम मीटिंग को क्या बोलते हैं? पैनेमिक्टिक मीटिंग बोलते हैं या पैनेमिक्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये हार्डी विंडबर्ग के द्वारा दिया गया था। अब ये क्यों देते हैं? ये इसीलिए देते हैं कि जो पैनेमिक्टिक हमें देखने के लिए, पैनेमिक्टिक पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है ना, अब इससे क्या होता है कि इनकी जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम ही रहती है। अगर इनके ऊपर कोई भी, यानी मानकर चलिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मानकर चलिए एक पॉपुलेशन है ए और ए बी। अब ये आपस में मीटिंग करते हैं, इनके बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है। ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, लाइक इनकी जो दोनों की फ्रीक्वेंसी थी वो एक थी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना उनकी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और एक ही चलती रहेगी। जो एक नंबर है इनका मतलब मानकर चलिए इनके दादा परदादा से इन्हें एक नंबर मिला था, ठीक है, और वो जो एक नंबर है ना ट्रांसफ़र होता रहेगा आगे आने वाली जनरेशन्स तक, जब तक यह ए और बी या इनके आने वाली जो जनरेशन है कोई भी वो किसी दूसरी जनरेशन पर प्रेशर न डाले मेडिटेट करने के लिए। अब क्या होता है कि ए और बी आगे चलकर इनके बच्चे होते हैं सी और डी, ठीक है, ये सी और डी, ये डी ई हो जाते हैं और ये सी एफ हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सी एफ है, सी एफ पर काफ़ी ज़्यादा भार बोझ पड़ा और ये इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है कनाडा मूव कर गए हैं, कनाडा मूव करके वहाँ पर इनकी जो ना काफ़ी सारी चेंजेस इनके अंदर आए, ठीक है। इन्होंने वहाँ के एनवायरनमेंट को अपनाया, उनकी जो स्किन टोन थी पहले जो डार्क थी वो अब वो फेयर हो गई और पिंकिश स्किन इनकी हो गई। अब वहाँ पर काफ़ी सारे जेनेटिकली चेंजेस आए, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक चेंजेस आए हैं ना ये दबाव से आए हैं, ठीक है। जब तक कोई भी दबाव न डाले तो जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना वो जो माँ बाप से मिलती है वो सेम ही रहेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे, ठीक है, काफ़ी आसान है वैसे तो देखिए बायोलॉजी कोई ज़्यादा हुआ नहीं है मगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा थ्योराइज्ड है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरीज आपको रिटेन कर रखनी पड़ती है अपने माइंड में। मानकर चलिए यहाँ पर जो पेरेंट जनरेशन है वो 100 इंडिविजुअल्स हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 100 ही बैठेंगे। अब इनकी जीनोटिपिक जो रेशो है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ध्यान रखिए कि इनको जो है ना इसकी जीनोटिपिक रेशो है ए, इसकी है ए और स्मॉल ए, अब इसकी है स्मॉल ए। अब इनका जो रेशो आता है फ्रीक्वेंसी का वो ये रहता है, ठीक है, रेशो 036048016। अब इसके बाद इनका टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है, फिर उसके बाद हमें जो फिनोटिपिक रेशो यानी जो बीच वाला है इसको हमने आधा आधा बांट दिया। आधा आधा बांटने के बाद क्या हुआ कि जो अलील हैं क्या है कि आगे चलकर 0.36 प्लस 0.24 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। पेरेंट्स मदर और ये फादर, मानकर चलिए मदर फादर, ठीक है, फादर में भी सेम और मदर में भी सेम। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि पॉपुलेशन में देखिए जिनकी जो अलील हैं यानी जीनोटिपिक अलील जो हैं वो ए हैं, ठीक है, कुछ की ए हैं, ए स्मॉल ए और कुछ की
कैपिटल ए है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये वाला बीच वाला, इनको दो भागों में डिवाइड कर कर बांट दिया गया, फिर हमें एक इंडिविजुअल अलील मिल जाती है, दैट इज़ दी कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इसी को हम जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रोजेनी बनकर आती हैं, ठीक है। ये प्रोजेनी जब हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे ना आगे, तब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेस्ट क्रॉस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है, और फिर मेल फीमेल के बारे में पता चलता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि 0.36 इसकी फ्रीक्वेंसी बनी, इसकी 0.24 फ्रीक्वेंसी बनी, इसकी 0.24 फ्रीक्वेंसी बनी, और इसकी 0.16 फ्रीक्वेंसी बनी। अब जो 0424 वाली हैं और 0424 वाली हैं उनको एक तरफ रख लो, 0.36 वाली और 0.16 वाली को एक तरफ रख लो। अब देखो 0.24 और 0.24 दो आई ना, ये देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी देखिए डबल ए वाले की, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों फ्रीक्वेंसीज़ को आप यहाँ पर चेक कीजिए। ये जो पेरेंट्स हैं इनकी जो जनरेशन्स आएगी इनकी फ्रीक्वेंसी भी तो सेम रहने ही वाली है। तो यही चीज़ हार्डी विंगबर्ग कहते हैं कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, अगर पेरेंट्स की फ्रीक्वेंसी ये है तो आगे जो जनरेशन आएगी उनकी भी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहने वाली है, ठीक है, यही कहते हैं ये। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब मानकर चलिए ब्लड ग्रुप है, कोई भी ब्लड ग्रुप है मानकर चलिए, वो किसी का ए है और फादर का क्या है कि ए बी है, ठीक है। अब मैं आपको कर दिखाता हूँ एक टेस्ट क्रॉस, ठीक है, कैसे होता है। ये मिक्सिंग होती है सारी चीज़ों की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रहेगी वही। ये मानकर चलिए एक डब्बा है, फादर का ब्लड ग्रुप है ए और बी। ये मानकर चलिए मैं आपको बच्चों के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं खाली एक टेस्ट कर रहे हैं। अब मानकर चलिए कि जो मेल होते हैं उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं एक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसके साथ कराते हैं तो एक्स आता है, यहाँ पर एक्स वाई आएगा, और यहाँ पर एक्स आएगा, और यहाँ पर एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पर जो है लड़का होने की संभावना है वो है ये, और जो लड़की होने की संभावना है वो है ये, ठीक है। जब हम डिजीज़ भी काउंट करते हैं ना, अगर मदर को कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, इसके एक्स क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, वो इसके साथ और एक लड़के के साथ ट्रांसफ़र होगी। बाकी दो प्रोजनी होंगी वो एकदम समान होंगी, एकदम नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है, इस टेस्ट क्रॉस से हमें यही पता चलता है। टेस्ट क्रॉस भी बिल्कुल इसी के तरीके से होता है, मगर यहाँ पर हार्डी विंगबर्ग यही कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एक रेशो होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो मदर फादर में पाई जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को, तो वो इक्वली रहती है जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिकली जो जितने भी करैक्टर्स वगैरह होते हैं, अगर उन पर किसी भी बाहरी तौर पर एक्सटर्नल कोई भी अगर प्रेशर ना डाला जाए चेंजेस के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए यहीं तक था ये पूरा का पूरा स्पेसिएशन। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, आप मुझे डायरेक्टली बताइए कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के, ठीक है, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है। बता दीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है, या फिर आपको लगता है कुछ सजेशंस की ज़रूरत है, कुछ मैंने गलत बता दिया फिर सही बता दिया, तो डू लेट मी नो एवरीथिंग। कुछ भी आप मुझसे बताइए ज़रूर, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपकी और मेरी एक और नई वीडियो में, एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।